हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू के बारे में। ये पार्ट 2 है जंतु ऊतक पर। मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बात की थी एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक की बात की थी, हमने संयोजी ऊतक की बात की थी और संयोजी ऊतक में हमने रुधिर की बात की थी। तो रुधिर में कुछ टॉपिक जो रह गए थे बाकी वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। साथ में पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक की बात करेंगे। और ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 मेंस 2023 की एग्ज़ाम के लिए, और लेवल 1 के लिए सीईटी की एग्ज़ाम्स के लिए, आरपीएससी, आरएएस, हाई कोर्ट, एलडीसी, वीडियो, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें ये टॉपिक है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू और ऊतकों के बारे में। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य के रुधिर वर्ग या ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में पता लगाया कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान न होकर विभिन्न प्रकार का होता है, और इस भिन्नता का कारण रुधिर की लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति है, जिसे एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन दो प्रकार की होती है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि रुधिर वर्गों का पता किसने लगाया था? तो ये कार्ल लैंडस्टीनर है। 1990 में सन 1900 ईस्वी में इन्होंने पता लगाया था। और ये भिन्न भिन्न रुधिर रक्त के जो वर्ग है वो क्यों है? तो इसका कारण है कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाने वाला एक स्पेशल प्रोटीन, एक विशेष प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको एंटीजन कहते हैं। कितने प्रकार का होता है एंटीजन? दो प्रकार का, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिनमें एंटीजन ए होगा वो रक्त समूह ए है, एंटीजन बी वाला रक्त समूह बी है, और जिसपे दोनों है वो ए बी है, और जिसपे कोई नहीं है वो ओ है। तो इनकी बात करेंगे हम आगे। लाल रुधिर अणुओं में यानी आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की स्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के, तो अब देखो रक्त समूह है और उनमें पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इनकी बात मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। देखो मुख्यतः 4 प्रकार के रक्त समूह है। रक्त समूह है ए बी और ओ। अब एक एक करके बात करते हैं। देखो रक्त समूह है ए में केवल एंटीजन ए उपस्थित होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। वो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और बी। तो जहां पर एंटीजन ए जिन आरबीसी में है वो रक्त समूह कैसा हो गया? ए। जिसमें एंटीजन बी यानी ग्लाइकोप्रोटीन बी उपस्थित है वो रक्त समूह बी है। और जिसमें दोनों एक साथ उपस्थित है यानी एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है वो ए बी रक्त समूह है। और जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, ना ए उपस्थित है ना बी उपस्थित है, दोनों ही अनुपस्थित हो, तो वो रक्त समूह ओ हो गया। तो ये 4 रक्त समूह हो गए। अब कौन सी एंटीबॉडी है? तो देखो जहां पर जो एंटीजन होगा ना उसकी अपोजिट एंटीबॉडी होगी, यानी एंटीजन ए है तो यहाँ पर एंटीबॉडी ए नहीं होगा, ठीक है। और जहां पर बी एंटीजन है तो वहां पर एंटीबॉडी बी नहीं होगा, दूसरा होगा, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। देखो जहां रक्त समूह ए में एंटीजन ए है तो वहां एंटीबॉडी बी है, और रक्त समूह बी में जहां एंटीजन बी है तो वहां पर एंटीबॉडी ए है। और जब दोनों ही एंटीजन ए और बी दोनों है, जैसे रक्त समूह ए बी में, तो वहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, यानी जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं होगा। अब एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, और अगर दोनों ही एंटीजन है तो वहां पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, ना तो ए होगी ना बी होगी, तो दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी एंटीबॉडी रक्त समूह बी में। और जब रक्त समूह ए की बात करते हैं जहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है, जब एंटीजन नहीं है तो वहाँ एंटीबॉडी होगा, तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों ही एंटीबॉडी वहां पर होंगे, यानी एंटीबॉडी ए और बी दोनों यहाँ पर होंगे। तो ये 4 रक्त समूह है, ए बी और ओ। अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है तो इनकी बात करते हैं। देखो कि जब कोई बाह्य जीव ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई दूसरा है किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में जाता है, हमको रोगग्रस्त करता है, तो वो हमारे शरीर में कोशिकाओं में जाकर वो कोई प्रोटीन उत्पन्न करता है।
किसी प्रोटीन का उत्पादन करता है। ये प्रोटीन उस जाति के विशिष्ट होते हैं। ये जो प्रोटीन वो बनाएगा वो उस जाति के विशिष्ट होंगे। यानी अगर बैक्टीरिया बनाया गया अंदर अगर शरीर में, तो वो बैक्टीरिया का अलग प्रोटीन होगा, वायरस का अलग तरह का प्रोटीन होगा, अगर वो प्रोटोजोआ है तो उसका अलग तरह का प्रोटीन होगा। जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, शरीर में प्रवेशित इन्हीं प्रोटीनों को एंटीजेंस कहते हैं। तो ये जो एंटीजेंस है वो ये प्रोटीन है। जो प्रोटीन उस बैक्टीरिया ने हमारे कोशिकाओं के अंदर बनाया है, जो वायरस ने बनाया है, तो वो प्रोटीन एंटीजन कहलाता है। शरीर में इन एंटीजन अणुओं के प्रकटन की प्रतिक्रिया स्वरूप उन ऊतकों द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होता है। अब जब वो, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया हमारी कोशिका के अंदर गया और उस बैक्टीरिया ने अंदर जाके प्रोटीन बनाया, जो प्रोटीन बैक्टीरिया ने बनाया उसको हम कहेंगे एंटीजन। अब उस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण हमारे ऊतक या हमारी कोशिकाएं जो है दूसरे तरह का प्रोटीन बनाएगी। तो जो अब हमारी कोशिकाएं जो प्रोटीन बना रही है उनको हम कहेंगे एंटीबॉडी। तो ऊतक या कोशिकाओं के द्वारा दूसरे प्रोटीन अणु का संश्लेषण होता है जो विशेषता एंटीजन से संयुक्त हो जाता है अथवा उस पर अभिक्रिया करता है। शरीर में संश्लेषित इस दूसरे प्रकार के प्रोटीन को जो हमारे शरीर ने बनाया, हमारी कोशिकाओं ने बनाया, हमारे ऊतकों ने बनाया, उसको हम एंटीबॉडी कहेंगे। एंटीबॉडी युक्त रक्त कणिकाओं एंटीबॉडी श्वेत रक्त कणिकाओं में संश्लेषित गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के रूपांतरण के फलस्वरूप संश्लेषित होता है। अब जो एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी कौन बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं बनाएगी, और इनमें जो ग्लोब्यूलिन गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है वो एंटीबॉडी बनाता है। यानी ये एक तरह से हथियार है जो दुश्मन आया उसको मारने के लिए। दुश्मन कौन आया? बैक्टीरिया। उसने क्या बनाया? अपना हथियार यानी एंटीजन। तो उस दुश्मन के हथियार को खत्म करने के लिए हमारी कोशिकाओं ने अपना हथियार बनाया जिसको हम कहेंगे एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन जो बाहर से आएगा बैक्टीरिया या वायरस वो बनाएगा, और एंटीबॉडी हमारी कोशिकाएं बनाएगी, हमारी WBC बनाएगी, श्वेत रक्त कणिकाएं बनाएगी उस एंटीजन को खत्म करने के लिए। अब अगला टॉपिक हमारा है मनुष्य में रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से खून का आदान प्रदान या ट्रांसफ्यूजन करना, खून चढ़ाना। तो ये कैसे होता है रक्त आदान, इसके बारे में बात करते हैं। मनुष्य के रक्त वर्गों में सामान्यतः कोई भी रक्त अभी संश्लेषण यानी एगुलेशन नहीं होता, थक्का नहीं बनता, जमता नहीं है। इसका कारण ये है कि किसी भी रुधिर वर्ग के अनुरूप करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी एंटीजन उपस्थित नहीं होते। जैसे अगर रक्त वर्ग ए है और वहाँ पर एंटीजन ए है तो वहाँ पर एंटीबॉडी ए नहीं होगा, यानी करस्पॉन्डिंग नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समरूप नहीं होंगे। अगर वहाँ एंटीजन ए है तो वहाँ पर एंटीबॉडी ए नहीं होगी। अब इसलिए उनमें कोगुलेशन नहीं होता, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता। अर्थात एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी बी उपस्थित नहीं होते। यदि किसी रुधिर वर्ग के रक्त को किसी ऐसे रुधिर वर्ग के रक्त में मिश्रित कर दिया जावे जिसके अनुरूप करस्पॉन्डिंग एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित है, तब रक्त की लाल रक्त कणिकाओं का अभिसंश्लेषण हो जाएगा, उनका कोगुलेशन हो जाएगा, थक्का बन जाएगा, लाल रुधिर कणिकाएं पिचक जाएगी, ठीक है, फट जाएगी लाल रक्त कणिकाएं। अगर एंटीजन ए के साथ में एंटीबॉडी ए आ गया या एंटीजन बी के साथ में एंटीबॉडी बी आ गया तब ऐसा होगा। यानी इसको उदाहरण से समझते हैं कि अगर ए रुधिर वर्ग के रक्त का बी रुधिर वर्ग के रक्त में अगर मिश्रित कर दे तो ए रक्त रुधिर वर्ग है उसके पास में एंटीजन कौन सा है? ए है। एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडी बी है, ठीक है। अब इसको हमने बी वाले को चढ़ा दिया तो बी वाले में क्या होगा? एंटीजन क्या होगा? बी। तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी ए वाले से चला गया तो दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो गए? समरूप हो गए, करस्पॉन्डिंग हो गए। यानी एंटीजन ए भी हो गया और एंटीबॉडी ए भी हो गया, एंटीजन बी भी हो गया तो एंटीबॉडी बी भी हो गया। तो ऐसा होने से कोगुलेशन हो जाएगा। अर्थात ए रुधिर वर्ग का रुधिर अगर बी रुधिर वर्ग के रक्त में मिश्रित करे तो लाल रक्त कणिकाओं का अभिसंश्लेषण हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, जिससे लाल रक्त कणिकाएं एक दूसरे से चिपक जाती है। इस प्रकार के चिपकाव के परिणाम स्वरूप रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, अंतोतगत्वा प्राणी की मृत्यु हो सकती है। अतः रक्त आदान में एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिसंश्लेषण ना हो, थक्का नहीं बने, कोगुलेशन नहीं हो। अब जो रक्त वर्ग ओ है उसको हम
दानदाता, ओ के दानदाता को हम सार्वभौमिक दानदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन कोई भी नहीं होता। जब एंटीजन कोई भी नहीं है तो वो चाहे किसी भी रक्त में मिलाए उसको, चाहे ए में, बी में, या ए बी में, या ओ में, तो वहाँ पर एंटीजन नहीं है इस ओ में रक्त में, तो सामने चाहे कोई भी एंटीबॉडी हो वहाँ पर कोगुलेशन नहीं होगा। इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी सार्वभौमिक दान करता है। और इसी का आदान किसी भी रक्त समूह में किया जा सकता है, ए बी, ए में, बी में, ए बी में या ओ में, किसी में भी किया जा सकता है। इसी प्रकार रक्त समूह ए बी जो है उसको सार्वभौमिक प्राप्त कर पाए यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। अब ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीजन दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। तो अगर आप कोई दूसरा रक्त इसमें मिलाओगे तो वहाँ पर चाहे उसमें एंटीबॉडी ए आए या एंटीबॉडी बी आए, यहाँ पर भी कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सल रिसेप्टेंट है, सार्वत्रिक प्राप्त करता है। किसी का भी रक्त इसको दिया जा सकता है ए बी को, क्योंकि इस रक्त वाले प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी रक्त के आदान प्रदान या आदान किया जा सकता है। तो ओ तो हो गया सार्वत्रिक दानकर्ता और ए बी हो गया सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता। अब बात करते हैं हम आरएच फैक्टर यानी आरएच तत्व की। सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीनर और वीनर, ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रुधिर में एक एंटीजन का पता लगाया और इस एंटीजन की खोज इन्होंने रीसस नाम के बंदर पे की थी। इसलिए वहीं से इसका नाम आरएच फैक्टर या रीसस फैक्टर, आरएच फैक्टर या आरएच तत्व नाम दे दिया। रीसस से आरएच ले लिया यहाँ से, और इसलिए इस एंटीजन का नामकरण आरएच तत्व या आरएच फैक्टर कर दिया गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में ये पाया जाता है, ये जो एंटीजन ये तत्व पाया जाता है आरएच तत्व, तो उनका रक्त आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव कहलाता है, आरएच पॉजिटिव। और जिनके रक्त में ये आरएच तत्व नहीं पाया जाता उनका रक्त सहज वो आरएच रहित यानी आरएच नेगेटिव कहलाएगा। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दो प्रकार के हो गए। और रक्त आदान के समय भी हम इस फैक्टर की भी जांच करते हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव का रक्त ही दिया जाता है, नेगेटिव को नेगेटिव का रक्त ही दिया जाता है। यानी आरएच पॉजिटिव को आरएच पॉजिटिव का रक्त दिया जाता है और आरएच पॉजिटिव रक्त वर्ग का आरएच नेगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाए तो पहली बार में कम संश्लेषण होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगली बार जब दूसरी बार उसको अगर आरएच पॉजिटिव को आरएच नेगेटिव या आरएच नेगेटिव को आरएच पॉजिटिव वाला रक्त दे दिया तो दूसरी बार में वहाँ पर रक्तदान किया जाएगा तो रक्त अभिसंश्लेषण हो जाएगा यानी कोगुलेशन हो जाएगा, थक्का बन जाएगा। आरबीसी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो उनका कोगुलेशन हो जाएगा, चिपक जाएगी, फट जाएगी, तो आरएच माइनस रक्त वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब अगला हमारा टॉपिक है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो ये आरएच फैक्टर पे ही बेस्ड एक डिजीज है, तो इसको समझते हैं। देखो यदि किसी पिता का रक्त आरएच पॉजिटिव है और माता का रक्त आरएच नेगेटिव है तो प्रथम संतान तो सामान्य होगी, लेकिन उसके बाद में जन्म लेने वाले शिशु की मृत्यु जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद हो जाती है। और ये जो सिचुएशन है, ये कंडीशन है, ये जो डिजीज है, इसको हम कहेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस यानी उसकी आरबीसी की मौत हो गई। इरिथ्रोब्लास्टोसिस हो गया फेटालिस का, फीटल का यानी भ्रूण का, यानी उसके भ्रूण की गर्भावस्था में या उसके तुरंत बाद में मृत्यु हो जाती है। क्योंकि पहली बार जब देंगे तो कोई खास दिक्कत नहीं होएगा, लेकिन दूसरी बार में, क्योंकि अब अगर हम देंगे तो सेकंड टाइम में जो है उसमें कोगुलेशन हो जाएगा, तो ये कहलाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो ये रक्त था, संयोजी ऊतक, इसके बारे में हमने बात कर ली दोनों वीडियोज़ में। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा ये संयोजी ऊतक है लसिका या लिम्फ, तो इसकी बात करते देखो क्या होता है और किस तरह से काम करता है। लसिका एक रंगहीन द्रव्य है जबकि ब्लड रेड कलर का होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स नहीं होते, लाल रक्त कणिकाएं नहीं है, तो लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी के ऊपर जो रंजक होता है हीमोग्लोबिन जो लाल रंग देता है वो नहीं होगा, इसलिए इसका रंग नहीं है, इसलिए रंगहीन है। तो प्लेटलेट्स नहीं है और आरबीसी नहीं है यानी डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिकाएं इसमें पाई जाती है। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। साधारणतः इसमें लिम्फोसाइट्स तैरते रहते हैं, लिम्फोसाइट्स आरबीसी को हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, तो लिम्फोसाइट्स तैरते रहते हैं। और रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणु जैसे कि जीवाणुओं का भक्षण कर उन्हें संक्रमण
कर संक्रमण से हमारी सुरक्षा करते हैं। यानी लिम्फोसाइट्स, इस लसिका का काम क्या है, लिम्फ का काम क्या है, तो इसमें जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, यानी जीवाणुओं का भक्षण, बैक्टीरिया का भक्षण कर सकते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको मार के हमारी कोशिकाओं को संक्रमण, हमारे शरीर को संक्रमण से मुक्त रखते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। ये पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में इसका योग है, और शरीर के असंक्रामित तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट होता है, ये इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। तो ये था लिम्फ। अब हम बात करते हैं पेशी उत्तक। अगला हमारा उत्तक है पेशी उत्तक। चलन एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी उत्तकों की आवश्यकता होती है। पेशी उत्तक पेशी कोशिकाओं से बनते। इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती है और इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, यानी इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, पेशियों के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इस सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है। जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी उत्तक के कारण होती है। गति जो होती है, चलन या गतियां जो होती है हमारे शरीर में, अंगों की गतियां होती है, वो सारी पेशियों की वजह से होती है। तो सार्कोप्लाज्म जो है इसकी वजह से होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो आगे, औतिकी और कार्यकी के आधार पर पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार की पेशी हमारे शरीर में पाई जाती है। अरेखित या अनैच्छिक पेशी, रेखित या ऐच्छिक पेशी और हृदय पेशी, कार्डियक और हार्ट मसल्स। तो एक एक करके तीनों की बात करते हैं। देखो सबसे पहले अरेखित पेशी, इसको हम स्मूथ या अनस्ट्रिप्ड और इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, यानी अनैच्छिक है, इनके ऊपर हमारे मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं है, अनैच्छिक है। अरेखित है यानी इनके ऊपर रेखाएं नहीं पाई जाती। डायग्राम साथ में आप देखते जाओ, साथ में ये अरेखिक या अनैच्छिक का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं रेखित या ऐच्छिक पेशी की। ये स्ट्रिप्ड और स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स होती है। रेखित होती है यानी इनकी पेशियों में रेखाएं पाई जाती है, इस तरह से रेखाएं पाई जाती है, और इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये ऐच्छिक मसल होती है, हाथ पैरों में इस तरह की मांसपेशियां पाई जाती है, और ये हमारी इच्छा के अधीन होती है, हमारे मस्तिष्क के हिसाब से हम इनको गति करवा सकते हैं। और स्केलेटल मसल्स कहते हैं क्योंकि ये हमारे स्केलेटल जो हमारा कंकाल है उससे जुड़ी हुई होती है, यानी हड्डियों से जुड़ी हुई ये पेशियां होती है, इसलिए इनको कंकाली पेशियां भी कहते हैं। और तीसरी है हृदय की पेशियां, कार्डियक और हार्ट मसल्स। तो हृदय में विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो ताउम्र या जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी पेशियां जो है वो उसमें बार बार रिदमिक जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी वो बार बार संकुचन और शिथिलन उसका होता रहता है। इसकी वजह से हार्ट जो है वो लगातार धड़कता रहता है, बीट करता रहता है। तो ये 3 प्रकार की पेशियां, हृदय पेशियों का डायग्राम आपके सामने, और इसके हिसाब से हम देखेंगे। अभी एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं हम, अरेखिक और रेखिक और हृदय पेशियों की। सबसे पहले बात करते हैं अरेखिक या अनैच्छिक, स्मूथ और स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और इनवॉलंटरी मसल्स की। तो अरेखिक पेशी क्या है, देखो ये डायग्राम है इसका। और ये अरेखित पेशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर रेखाएं नहीं पाई जाती, और साथ में ये जो है वो इनवॉलंटरी होती है, हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती, और इनकी जो कोशिका की जो शेप होती है इनकी, वो स्पिंडल शेप में होती है, तर्कों के जैसे होती है, इस तरह की शेप होती है इनकी। तो अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। ये पेशियां नेत्र की आइरिश में, हमारी आँख में जो आइरिस होता है जो हमारी आँखों को कलर देता है, और आँख की जो पुतली है यानी जो कॉर्निया है, कॉर्निया की शेप उसको कम या ज़्यादा करने का काम ये करता है आइरिश। तो आइरिश में पाया जाता है, टेस्टिस में, वर्सन में पाया जाता है, और उनकी नलिकाओं में, मूत्र वाहिनियों में और मूत्राशय में और रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल के भीतर में ये अनुदैर्ध्य या गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में दिखाई देती है। अरेखित पेशी या कोशिका तर्कों की आकृति स्पिंडल शेप में होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक पाया जाता है। अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छा अधीन नहीं होता, इसलिए इनको अनैच्छिक यानी इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इसी पेशी के संकुचन और प्रसारण के कारण होता है। जैसे हमारे ईसोफेगस में, ग्रास नली में जो भोजन आगे की तरफ बढ़ता है वो इन्हीं पेशियों की, इनवॉलंटरी पेशियों की वजह से ही होता है, इनके संकुचन और शिथिलन की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेशी, रेखित पेशी या स्ट्रिप्टेड मसल्स की, या कंकाली पेशी या वॉलंटरी मसल्स की। डायग्राम देखो आप साथ में। इन पर रेखाएं धारियां होती है, इसलिए इनको हम रेखित पेशी कहते हैं,
और ज़्यादातर ये कंकाली पार्ट यानी हमारी हड्डियों से जुड़ती है, इसलिए इनको कंकाली पेशी कहा जाता है। और ये हमारी इच्छा के अधीन होती है, इसलिए इनको वॉलेंट्री कहा जाता है। हम अपनी इच्छा से इनको संकुचित या शिथिल करवा सकते हैं। बात करते हैं इसके बारे में। ये पेशियाँ जंतु के कंकाल से संबंध रहती है, हड्डियों से, और इनमें ऐच्छिक गति होती है। इस कारण इन्हें कंकाली पेशी, स्केलेटल मसल्स या ऐच्छिक पेशी, वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है, यानी बहुकेंद्रीय संरचना होती है इसमें। हमने अभी अरेखित की बात की, वहाँ पर एक ही केंद्रक होता है। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी रहती है। तो झिल्ली का नाम सार्कोलेमा है, और जो इनके अंदर जो तरल है उसका नाम सार्कोप्लाज्म है। इसके अंदर के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर अनेक माइक्रोफाइब्रिल होते हैं। जो तंतु है इनके पेशियों के, उनको हम माइक्रोफाइब्रिल नाम कहेंगे। ये पेशी शरीर के बाहों, आम में, हाथों में, गर्दन में, पैर आदि में पाई जाती है, और इनका भार शरीर के भार का 50% होता है। रेखित पेशियां तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। अब हम बात करते हैं हृदय पेशी की, कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स की। हृदय इन्हीं पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। हृदय एक मस्कुलर पार्ट है जिसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती। तो ये इन्हीं पेशियों से मिलकर बनता है। ये डायग्राम है, आप देखो इनके सामने, इस तरह का डायग्राम होता है इनका। और इसमें भी अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स, धारियां पाई जाती है। इनके तंतु शाखावत या बड़े अंडाकार या केंद्रक युक्त होते। तो इसकी बात करते हैं, चलो देखो। तो इस प्रकार की पेशी से हृदय की भित्ति बनती है। रेखित पेशियों की भांति इनमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है। इनमें तंतु जो है शाखावत, ब्रांच्ड और बड़े और अंडाकार या केंद्रक युक्त होते हैं। दो तंतुओं की जोड़ की जगह में डिस्क रहता है। प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलेमा एवं अंदर में सार्कोप्लाज्म होता है। बाहर की जो झिल्ली है वो सार्कोलेमा, और अंदर जो तरल है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म में उपस्थित माइक्रोफाइब्रिल जो इनके तंतु है, उनके कारण पेशी धारियां जैसी दिखाई पड़ती है। माइक्रोफाइब्रिल के कारण ये धारीनुमा दिखाई पड़ती है। हृदय पेशी स्वभावतः इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है, और इनमें हमेशा संकुचन और प्रसारण यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन ये जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक है तब तक ये चलता रहता है, जो आज जीवन चलता रहता है। इसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता रहता है। तो ये हमारा पेशी उत्तक था। अब बात करते हैं तंत्रिका उत्तक की। तो तंत्रिका उत्तक की बात करते हैं। देखो, तंत्रिका उत्तक में ये इसकी डायग्राम है तंत्रिका कोशिका का। इस तरह की जो कोशिकाएं मिलकर ये उत्तक बनाती है। तो तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ये, और ब्रांच्ड जैसे दिखाई देती है, वृक्ष के जैसे दिखाई देती है, वृक्षनुमा संरचना होती है इनकी इस कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। तो इसकी बात करेंगे हम आगे। देखो, तंत्रिका उत्तक शरीर के समस्त अंगों और कार्यों में सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना हमारे तंत्रिका उत्तक की प्रमुख विशेषता है। तंत्रिका उत्तक के द्वारा ही हम हाथ को हिलाना है, या हमें चलना है, रुकना है, ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल कहाँ से होती है, इन तंत्रिका उत्तक के द्वारा होती है। जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है वो पूरा तंत्रिका उत्तक से मिलकर बना होता है, और वही सारी जो हमारे चलन वाली जो है, जो कंडीशंस है, हाथ पैरों की गति और मूवमेंट, इस पर पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यहीं से होता है। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड और तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं। तंत्रिका उत्तक संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फेंकने का कार्य करता है। जैसे मान लो हाथ में या पैर में, मान लो को जल गया हमारा हाथ, किसी गर्म चीज़ को छू लिया, तो यहाँ से संवेदना जो है, स्टिमुलाई जो है, वो इन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे, और वहाँ से वापस जो मैसेज मिलेगा पेशियों को, उसके हिसाब से पेशियाँ में सिकुल संकुचन होगा, और वो हाथ वहाँ से हट जाएगा। इसी तरह से अगर हम चल रहे हैं, एकदम से हमारे पैर के नीचे कांटा आ गया, तो वहाँ से मैसेज जो है वो इन तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक जाएगा, और हमारा पैर वहाँ से झट से हट जाएगा। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन का काम इन्हीं के द्वारा होता है। तंत्रिका उत्तक की एक इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। अब तंत्रिका कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, बात करते हैं तीनों की। देखो, ये तंत्रिका कोशिका है, डायग्राम देखो आप यहाँ पर। ये जो साइटोन है ये इनका मुख्य भाग होता है, इसमें केंद्रक होता है और जीवद्रव्य होता है। और डेंड्रोन, ये साइट्रोन से निकले हुए जो तंतु जैसे संरचनाएं हैं चारों तरफ इसके तारे के समान, तो ये जो संरचनाएं हैं इनको डेंड्रोन कहते हैं। और ये जो लंबा एक डेंड्रोन निकला हुआ है और पूंछ के जैसे लंबे तक पीछे तक गया हुआ है, साइटोन से दूर जो जा रहा है, इसको हम एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के बाद में एक तंत्रिका कोशिका खत्म हो जाती है, यहाँ से वापस अगली तंत्रिका कोशिका का डेंड्राइट वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एक करके तीनों की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं साइटोन की। ये तंत्रिका
कोशिका का मुख्य भाग होता है और इसमें एक केंद्रक और जीव कोशिका द्रव्य होता है। इसमें इसकी कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण पाए जाते हैं जिन्हें निसिल कण कहते हैं। तो देखो ये इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि निसिल कण कहाँ पाए जाते हैं। तो निसिल कण तंत्रिका कोशिका के साइटोन वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं। डेंड्रोन सेकंड पार्ट है। साइटोन से निकले हुए तंतु जो एक या अधिक होते हैं वो डेंड्रोन कहलाते हैं। डेंड्रोन पुनः शाखित होकर पतले पतले डेंड्राइट यानी आगे ब्रांच होकर फिर छोटे छोटे जो फाइबर जैसे बनाएंगे तो उनको पतले तंतुओं को डेंड्राइट्स कहेंगे, जो आवेग को साइटोन में लाता है। यानी साइटोन में आवेग को, स्टिमुलाई को, जो मैसेज है उसको लेकर आता है। तो बाहर की तरफ जो हमारे सराउंडिंग के संपर्क में, जैसे हमारी त्वचा में बाहर की तरफ जो है वो डेंड्रोन वाला पार्ट होता है, डेंड्रोन। एक्सोन ये साइटोन से शुरू होकर, थर्ड पार्ट है देखो, साइटोन से शुरू होकर एक बहुत पतला और लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है, इसे ही एक्सोन कहते हैं। और ये आवेग को साइटोन से आगे की ओर ले जाता है, यानी एक से न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन की तरफ ले जाता है, तो साइटोन से दूर लेके जाता है। एक्सोन तो और डेंड्राइट्स जो है वो साइटोन की तरफ मैसेज को लेकर आते हैं। साधारणतः एक लंबे एक्सोन को तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका तंतु के बाहरी जो कोमल आच्छाद है उसको न्यूरोलेमा, क्योंकि नर्व सेल्स है इसलिए न्यूरोनेमा, आवरण जो बाहर का है उसको न्यूरोलेमा या आच्छाद, न्यूरो आच्छाद या तंत्रिका आच्छाद कहते हैं, न्यूरोलेमा शीट कहते हैं। इसके नीचे स्थित माइलिन आच्छाद को मज्जा आच्छाद या मेडुलरी और माइलिन शीट कहते हैं। तो बाहर वाली जो झिल्ली है उसको हम न्यूरोलेमा के अंदर जो है उसको माइलिन शीट कहेंगे। जगह जगह संकुचित हो जाती है और संकुचित स्थान को रेनवियर की नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो एक्सोन में जगह जगह पर ये संकुचित हो जाती है। इनकी जो ये न्यूरोलेमा है, जो आच्छद है, न्यूरोलेमा आच्छद जो है बाहर की जो झिल्ली है वो जगह जगह संकुचित हो जाती है, और जहाँ पर ये संकुचित होती है उस जगह को, जो गांठ सी बन रही है, उसको हम रेनवियर की नोड कहेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। तो ये क्वेश्चन है कि रेनवियर नोड कहाँ पाई जाती है, तो तंत्रिका कोशिका के एक्सोन वाले पार्ट में पाई जाती है। जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे हो तब इसे तंत्रिका कहते हैं। साइटोन के समूह को गुच्छिका गैंग्लिया कहते हैं। तंत्रिका ऊतक से मस्तिष्क और मेरुरज्जु बनते। इन दोनों अंगों से तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में जाती है और आती है। इसमें से कुछ तंत्रिकाएं आवेशों को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाती है, तो इनको हम आवेग तंत्रिकाएं कहते हैं। इम्पल्स लेकर आती है, और कुछ जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से वापस पेशियों तक जाती है उनको मोटर या चालक तंत्रिका कहते हैं। कुछ तंत्रिकाएं आवेगों को मस्तिष्क और मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों में ले जाती है और उन्हें अनुरूप ढंग से उत्तेजित करती है। अब अगला पार्ट हमारा टॉपिक है सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक न्यूरॉन के एक्सोन से अगले न्यूरॉन की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती है। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि ये एक्सोन है, और अब जैसे मान लो यहाँ से ये जो है साइटोन है, ये डेंड्राइट्स है, ये तो यहाँ पर ये खत्म हो गया, आपका जो डेंड्राइट्स है वो यहाँ पर खत्म हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से जो है अगला दूसरा जो तंत्रिका होगी, न्यूरॉन होगा, उसका डेंड्राइट्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये फिर उसका ये एक्सोन होगा, ये एक्सोन यहाँ पर खत्म हो गया। तो ये जो गैप है, यानी एक न्यूरॉन के एक्सोन और अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस को सिनेप्स कहते हैं, इस गैप को सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर एक न्यूरॉन के अंदर जो मैसेज है वो विद्युत आवेग के रूप में, विद्युत के रूप में बाहर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ माइनस माइनस ऐसा चार्ज होता है, इस तरह से फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो गैप आ गया, तो इस गैप में ये केमिकल के रूप में, यानी रासायनिक रूप से होता है। यहाँ से एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल निकलता है एक्सोन से, और वो इस सिनेप्स में जाता है और वो मैसेज लेके जाता है, और फिर वापस वो एसिटाइल कोलिन अगले इसके डेंड्राइट्स के द्वारा रिसीव किया जाता है, और यहाँ से वापस फिर से विद्युत आवेग के रूप में मैसेज का ट्रांसफर होता है। तो मैसेज का ट्रांसफर कैसे होता है? हमारे शरीर में विद्युत और रासायनिक आवेग के रूप में होता है, यानी न्यूरॉन के अंदर विद्युत आवेश के रूप में, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में, और सिनेप्स में ये केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो ये जंतु ऊतक का पार्ट 2 वीडियो था, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं।
अगर आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।